नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जीएफ एंड एआर वाली क्लास में। दोस्तों फिर से हम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले भाई। और जो भाई आज पहली बार आए हैं वे राजस्थान सेवा नियम की 1 से लेकर 16 अध्यायों की संपूर्ण ट्रिक की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। और सभी पिछले सालों के पेपर्स के लिए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही हम आपके लिए राजस्थान पुलिस और राजस्थान एलडीसी के सभी पिछले सालों के ऑफिशियल पेपरों भी सॉल्यूशन सहित आपके लिए लेके आएंगे। तो आज की वीडियो है हमारा अध्याय 2, जिसमें है पार्ट फर्स्ट, धनराशि की प्राप्ति। क्या है? धनराशि की प्राप्ति। तो इसमें धनराशि की प्राप्ति में आपके 3 नियम आते हैं, नियम 5, नियम 6 और नियम 7। ठीक है। नियम 5 होता है सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत, ठीक है, धनराशि की प्राप्ति का सामान्य सिद्धांत। नियम 6 होता है धनराशि को संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा कराना। ठीक है। नियम 7 में जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व। एक बार आप फिर से याद कर सकते हैं। नियम 5 में आते हैं आपके सामान्य सिद्धांत, नियम 6 में आते हैं धनराशि को संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा कराना। ठीक है। और नियम 7 में जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व। तो आपके पार्ट फर्स्ट में क्या आएंगे? 3। ये आपके अध्याय 2 में ऐसे ही दे रखे हैं, वहाँ भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्टों में है, आप देख भी सकते हैं। तो पहला पार्ट हमने आपको बता दिया, इसमें 3 नियम आएंगे। ठीक है। पार्ट वाइज ही ट्रिक बनाई है हमने, आपको जैसे 4 ट्रिक मिलेगी इस वीडियो में, 20 मिनट में आपका कंप्लीट याद हो जाएगा, परमानेंट स्टोरी की तरह याद हो जाएगा पूरा। ऐसे ही हमने आपको राजस्थान सेवा नियम की ट्रिकें दी हैं, तो उनको भी आप लिख कर एक बार देख कर याद कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा स्कोर हो जाएगा जूनियर अकाउंटेंट में 100%। और आपको अगर किसी और की ट्रिक चाहिए, मान लो और अध्याय की ट्रिक चाहिए या इकोनॉमिक्स की ट्रिक चाहिए, किसी चीज़ की जो याद नहीं हो रही, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नियम 5 में क्या है आपके सामान्य सिद्धांत, नियम 6 में है आपको धनराशि को संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा कराना, नियम 7 में जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व। अब इन तीनों नियमों की ट्रिक है, इसको ट्रिक 1 बोला है मैंने। ठीक है। इन तीनों नियमों की ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। ये है पार्ट फर्स्ट, धनराशि की प्राप्ति। तो धनराशि की प्राप्ति से ही स्टार्ट करेंगे अपन अपनी ट्रिक। ठीक है। तो आपकी ट्रिक फर्स्ट रहेगी, ट्रिक इस प्रकार रहेगी आपकी, देखिए ये कि धनराशि की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुसार संबंधित संचित और लोक लेखा निधि में जमा कराने का दायित्व नियंत्रण अधिकारी का होता है। तीनों लाइनों को आपको एक साथ पढ़नी है। ठीक है। और ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको पकड़ना है आपको। ठीक है। ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको पकड़ना है और तीनों लाइनों को एक साथ पढ़ना है। धनराशि की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुसार संबंधित संचित और लोक लेखा निधि में जमा करवाने का दायित्व नियंत्रण अधिकारी का होता है। क्या? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। धनराशि की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुसार संबंधित संचित और लोक लेखा निधि में जमा कराने का दायित्व नियंत्रण अधिकारी का होता है। अब नियम 5 में क्या है आपके सामान्य सिद्धांत, तो धनराशि का प्राप्ति का सिद्धांत आ गया। ठीक है, सिद्धांत को। ठीक है। और नियम 6 में है आपके धनराशि को संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा कराना, तो संचित निधि और लोक लेखा निधि आ रही है इसमें। ठीक है। नियम 7 में आपके जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व। ठीक है। नियम 7 में क्या होते हैं? जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व। तो जमा करवाने का दायित्व नियंत्रण अधिकारी का होता है। तो दोस्तों ट्रिक 1 में आपके 5, 6, 7 तीनों नियम कंप्लीट हो गए। ठीक है। नियम 5 से और 26 तक होंगे इसमें। अध्याय सेकंड में जीएफ एंड एआर का अध्याय सेकंड में आपके नियम 5 से 26 तक है। ठीक है। नियम 5 से नियम 26 तक आएंगे। कल हमने अध्याय फर्स्ट की वीडियो डाली थी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें। ऐसे ही आपके हम लेके आए थे ये अध्याय सेकंड में हमने चारों पार्टों को आपको ट्रिक बना के दी है। तो ये आपकी पार्ट फर्स्ट थी। ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, धनराशि की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुसार संबंधित संचित और लोक लेखा निधि में जमा करवाने का दायित्व नियंत्रण अधिकारी का होता है। दोस्तों एक बार फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में परमानेंट याद। 2 बार बोल रहा हूँ तो आप 2 बार खुद भी याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर आएगा अपना पार्ट सेकंड है धनराशियों का व्यय एवं भुगतान।
अब पहले पार्ट 1 में हुई थी धनराशि की प्राप्ति, अब पार्ट 2 में आपके धनराशियों का व्यय एवं भुगतान, मतलब खर्चा और भुगतान कैसे करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हो गया आपके धनराशियों का व्यय एवं भुगतान। अब ये इसके लिए पहले नियम देख लो, इसके पहले नियम बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा। तो आपके नियम 8 से और नियम 13 तक रहेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, कहाँ से, नियम 8 से और नियम 13 तक किस में रहेंगे, पार्ट 2 में। अब नियम 8 क्या कहता है, नियम 8 में वही जैसे धनराशि का पहला सिद्धांत है, इसमें भी सिद्धांत ही आएगा। पहला सिद्धांत मतलब रूल होता है, किस तरीके से अपन को सेटलमेंट करना है। ठीक है, तो नियम 8 में सामान्य सिद्धांत, नियम 9 में लोक निधियों का व्यय। ठीक है, नियम 10 में वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत। ठीक है, नियम 11 में व्यय पर नियंत्रण, व्यय मतलब खर्च पर नियंत्रण। नियम 12 में अनियमितता के संबंध में आंतरिक जांच। ठीक है, और नियम 13 में आपके भुगतान में विलंब नहीं। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, नियम 8 से नियम 13 ये रहेंगे आपके पार्ट 2 में। अब इनकी पहले आप नियम पढ़ लो, फिर इनकी ट्रिक बताऊंगा। मैंने आपकी बार चेंज किया है, पहले मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता था, अब पहले नियम बताऊंगा, नियम बताने के बाद ट्रिक बताऊंगा, तो आपके ऑटोमेटिकली क्लियरली समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में हार्ट का, ठीक है, हार्ट भेज दीजिए तुरंत। क्या है नियम 8 सामान्य सिद्धांत, नियम 9 लोक निधियों का व्यय, नियम 10 वित्तीय औचित्य का सिद्धांत, नियम 11 व्यय पर नियंत्रण, नियम 12 अनियमितता के संबंध में आंतरिक जांच, नियम 13 भुगतान में विलंब नहीं। अब ये तो नियम है, ट्रिक आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इन 8 से और 13 तक के वाले नियमों की आप एक बार और अच्छे से पढ़ लो कि आपके ट्रिक एक बार में ही समझ में आ जाए। पहले नियम मैं क्या खुद बोलता था और केवल ट्रिक लिखता था। ठीक है, अब मैंने नियम भी लिख दिए जिससे आपके और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले मैं नियम खुद बोलता था और ट्रिक लिखता था, अब मैंने नियम भी लिख दिए और ट्रिक भी, और ये अपना है इसमें पार्ट 2 अध्याय 2 का पार्ट 2 नियम 8 से नियम 13। दोस्तों जिस भाई ने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। जल्दी ही हम राजस्थान पुलिस और राजस्थान एलडीसी के भी सभी कंप्लीट ऑफिशियल पेपरों का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके हम आ जाते हैं, इसकी ट्रिक पर आ जाते हैं। पार्ट 2 की ट्रिक, धनराशियों का व्यय एवं भुगतान वाली ट्रिक। ठीक है, इस पर आ जाते हैं हम। तो इसकी आपकी ट्रिक कुछ इस प्रकार रहेगी, सेकंड वाले की, नियम 8 से और नियम 13 वाले की ये ट्रिक कुछ इस प्रकार रहेगी, देख लीजिएगा आप। ये ट्रिक रहेगी, वही सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली चीज को पकड़ना है। ठीक है, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है, पूरी लाइनों को एक साथ। तो व्यय एवं भुगतान के सिद्धांत के अनुसार लोक निधियों के व्यय का औचित्य से नियंत्रण में रहकर आंतरिक जांच कर विलंब, भुगतान में विलंब न करे। क्या, एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, मेरी तरह पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना ऐसे पढ़ो तो आपको तुरंत याद जाएगा कि व्यय एवं भुगतान के सिद्धांत के अनुसार लोक निधियों के व्यय की औचित्य से नियंत्रण में रहकर आंतरिक जांच करनी है। क्या करनी है, लोक निधियों की व्यय की औचित्य में रहकर, औचित्य से नियंत्रण में रहकर आंतरिक जांच करे और भुगतान में विलंब न करे। ठीक है, जिस प्रकार इसमें लिखा है उसी प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, और ब्रैकेट वाली चीज को पकड़ना है। व्यय एवं भुगतान के सिद्धांत के अनुसार लोक निधियों के व्यय की औचित्य से नियंत्रण में रहकर आंतरिक जांच कर भुगतान में विलंब न करे। वही बात फिर इसमें भी जैसे हर चीज में सिद्धांत आएंगे पहले। ठीक है, तो नियम इसमें वही व्यय एवं भुगतान का सिद्धांत। ठीक है, अपना पहला सिद्धांत क्या था, सामान्य सिद्धांत, तो यह आ गया नियम 8। नियम 9 में लोक निधियों के व्यय। ठीक है, तो लोक निधियों का व्यय आ गया, किस में आ गया, नियम 9 में। ठीक है, और 9 से, नियम 9 से आप सीधा याद कर सकते हैं निधि, नवनिधि। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, पकड़ने की पूरा पार्ट पकड़ में आ जाएगा इससे, नवनिधि तो 9। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं। और नियम 10 है फिर आपके औचित्य से, मतलब वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत किस में है, नियम 10 में। नियम 11 में नियंत्रण में रहकर, ठीक है, मतलब व्यय पर नियंत्रण करना। नियम 12 में आंतरिक जांच करे, यानी कि अनियमितता के संबंध में आंतरिक जांच, अगर किसी पेमेंट वेमेंट में, व्यय भुगतान में अनियमितता हो रही है तो उसकी आंतरिक जांच करना। नियम 13 में भुगतान में विलंब नहीं, जो धनराशि निर्विवाद रूप से रहती है उसका पेमेंट में विलंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पार्ट 3,
पार्ट 3 में लेखों के संधारण के दायित्व। क्या? लेखों के जो अकाउंट्स होते हैं उनके रख रखाव, संधारण का मतलब होता है रख रखाव, तो उसका दायित्व किस प्रकार होता है, ये आएगा आपके पार्ट 3 में। किस प्रकार आएगा? पार्ट 3 में लेखों के संधारण के दायित्व। दोस्तों, जिस भाई ने भी वीडियो लाइक नहीं की है वो लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हार्ट भेज दीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे तरीके से और अच्छी ट्रिक लेके आएँ। अब आपके नियम पार्ट 3 में आएंगे नियम 14 से 19 तक। कहाँ तक आएंगे? नियम 14 से 19 तक। तो पहले वही नियम बताएंगे पहले आपको, फिर ट्रिक बताएंगे, ठीक है? तो जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके और भी अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा। नियम 14 में है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को लेकर संधारण का दायित्व दिया जाता है, ठीक है? प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को क्या दिया जाता है? संधारण का दायित्व दिया जाता है, ठीक है? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को लेकर लेखा जोखा का संधारण का दायित्व दिया जाता है, ठीक है? संधारण मतलब रखा रखाव का। नियम 15 में है आपके प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व, ठीक है? जो प्रमाण पत्र होता है उसका प्रति हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व क्या होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपके जो ये है नियम 14, इसमें दायित्व भी है, संधारण के दायित्व, इसलिए नियम 14 से 19 तक इसमें क्या है? दायित्व आएंगे सारे। नियम 16 में है आपके लेखांकन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के दायित्व, ठीक है? फिर है आपके नियम 17 में लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व। नियम 18 में आपके संविदाएं और नियम 19 में संविदा के सामान्य सिद्धांत। दोस्तों, नियम 18 और नियम 19 को भी मैंने पार्ट 14 में ही जोड़ दिया, ठीक है? पार्ट पार्ट 14 के पार्ट 4 में जोड़ दिया, ठीक है? नियम 18 से नियम 19 तक, तो दोनों नियमों को, ठीक है? तो आपके 14 से और 19 तक मैंने पार्ट 3 में जोड़ दिया, ठीक है? प्रत्येक पहला फिर वापस याद कर लेते हैं एक बार दोबारा। नियम 14 में प्रत्येक सरकार कर्मचारियों को लेकर संधारण का दायित्व दिया जाता है, ठीक है? नियम 15 में प्रमाण पत्र पर प्रत्येक साक्षरकर्ता का दायित्व। नियम 16 में लेखांकन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के दायित्व। नियम 17 में लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व। नियम 18 में संविदाएं, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है टेंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो होती है संविदा और टेंडर होता है निविदा, ठीक है? ठीक है, संविदा के सामान्य सिद्धांत। 19 में क्या है? संविदा के सामान्य सिद्धांत। तो आपके ये हो गए पार्ट 3 में नियम 14 से 19। अब इसकी ट्रिक 3 बोल रहे हैं इसको। इसकी ट्रिक क्या है? पार्ट 3 की ट्रिक 3, ठीक है? इसकी ट्रिक इस प्रकार रहेगी आपके, देख लीजिएगा। लेखों के संधारण का दायित्व है, ठीक है? तो इसकी ये ट्रिक रहेगी आपके 14 से 19 तक। वही सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली चीज को पकड़ना है आपको, ठीक है? लेखों के संधारण के दायित्व के अनुसार, वहीं फिर आपको संधारण मतलब रख रखाव। लेखों के संधारण के दायित्व के अनुसार प्रत्येक 14 सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके विभागीय अधिकारियों की लेखा परीक्षा करके संविदा पर सैद्धांतिक निविदा निकाले, ठीक है? आप 19वें नियम को पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में तो वहाँ पे निविदा की बात होती है, सिद्धांत में मतलब निविदा की। तो मैंने इसमें दोनों ही लिख दिए, सैद्धांतिक निविदा निकाले, ठीक है? तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। लेखों के संधारण के दायित्व के अनुसार प्रत्येक 14 सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके विभागीय अधिकारियों की लेखा परीक्षा करके संविदा पर सैद्धांतिक निविदा निकाले। दोस्तों, एक बार आप पेन कॉपी उठाकर बैठना चाहिए। आप एक बार लिख लोगे ना इस ट्रिक को तो 100% आपको याद हो जाएगी। ये 100% आपको पहला नियम पकड़ना है बस। जैसे नियम 14 से नियम 19 तक है तो आपको पहला ही नियम पकड़ना है। आप खुद लिखोगे तो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में 100% क्लियरली याद हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को वहाँ पे कर दोगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं एग्जाम में कि फलाने नियम में क्या आएगा। ऐसे अंदर से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, नियम में कौन सा, ये फलानी बात कौन से नियम में है, ऐसे आएगा, ठीक है? तो आपके नियम 14 किससे संबंधित है? आपके यह है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का लेखों का संधारण, ठीक है? तो 14 सरकारी कर्मचारी आ गए इसमें, ठीक है? नियम 15 में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है? तो इसमें प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व नियम 15। नियम 16, अब देखो प्रमाण पत्र, पैसे प्रमाण पत्र और पैसे 15, तो यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है? जैसे अपन ने नवनिधि पकड़ा था 9वां में, सेकंड में, ऐसे तीसरे में प्रमाण पत्र पैसे 15, तो ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है?
16वें में विभागीय अधिकारी, तो विभागीय अधिकारियों की क्या करनी है, लेखांकन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के दायित्व है। ऐसे ही 17वां में लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व है, ठीक है। 18वें में संविदा और 19वें में निविदा। अब ऐसे ही आपने आता है, ये आएगा पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में आएगा आपके दुर्विनियोग, क्या आएंगे, दुर्विनियोग, कपट एवं हानियां, ठीक है। अब इसके आपके 20 से और 26 तक नियम रहेंगे। कौन से रहेंगे, 20 से और 26 तक। अब 20वां नियम क्या है, नियम 20 है हानियों की रिपोर्ट। देखो नियम ये आपके पार्ट फोर्थ में दुर्विनियोग, कपट एवं हानि, भाई क्या क्या कपट है, क्या क्या हानि हो सकती है, इसमें नियम 20 से और नियम 26 तक है। क्या क्या है, नियम 20 में हानियों की रिपोर्ट, नियम 21 में दुर्घटना के कारण संपत्ति की हानि, नियम 22 में हानियों के लिए उत्तरदायित्व, नियम 23 में हानियों का अपलेखन, ठीक है। अपलेखन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपलेखन का मतलब डाले, ठीक है। नियम 24 में वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति, नियम 25 में लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। फिर इसमें आता है आपके परिशिष्ट 4 और परिशिष्ट 5, ये दो परिशिष्ट आते हैं। इनमें क्या अलग से शक्ति दे रखी है, मतलब लेखा सेवा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व, ठीक है। परिशिष्ट 5 में अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। फिर नियम 26 में आएगा आपके शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है। तो नियम 20 में एक बार फिर 20 में हानियों की रिपोर्ट, 21 में दुर्घटना के कारण संपत्ति की हानि, 22 में हानियों के लिए उत्तरदायित्व, 23वें में हानियों का अपलेखन, 24वें में वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति, 25वें में लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, परिशिष्ट 4 में लेखा सेवा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, और परिशिष्ट 5 में अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, और नियम 26 में शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है, मतलब कौन सी शक्ति दे रखी है उससे कितना यूज कर सकते हैं, यह है नियम 26 में। तो दोस्तों नियम 20 से नियम 26 आ गया आपके पार्ट फोर्थ, ठीक है, दुर्विनियोग, कपट एवं हानि। तो इसको अपन नई ट्रिक से याद करेंगे, शानदार ट्रिक है। तो आप अगर किसी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक कर दे, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम राजस्थान पुलिस के डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ऑफिशियल पेपर लेके आ रहे हैं, जल्द ही सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होने के बाद। तो अब इसकी आपके पार्ट फोर्थ की ट्रिक रहेगी, इसको बोलेंगे अपन ट्रिक फोर्थ। तो इसमें आज अपन ने 4 ट्रिक बताई है, शानदार अच्छी ट्रिक है। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और लिखकर फिर आप एक बार दोबारा वीडियो देखें, लिखकर पढ़ के और फिर वीडियो देखें तो आपके और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब इसमें ट्रिक क्या है, वहीं सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है। 20 हानियों की रिपोर्ट के आधार पर 21 संपत्तियों की हानियों का बराबर उत्तरदायित्व खारिज कर दिया, क्योंकि वित्त विभाग ने लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के 25 अधिकारियों का 4 कर्तव्य, 5 दायित्व और 26 शक्तियां दे रखी है। क्या, 20 हानियों की रिपोर्ट के आधार पर 21 संपत्तियों की हानियों का बराबर उत्तरदायित्व खारिज कर दिया। क्यों, क्योंकि वित्त विभाग ने लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के 25 अधिकारियों का 4 कर्तव्य, 5 दायित्व और 26 शक्तियां दे रखी है। क्या दे रखी है, 4 कर्तव्य, 5 दायित्व और 26 शक्तियां दे रखी है। अब क्या है, नियम 20 में क्या है भाई, नियम 20 में अपना क्या है, हानियों की रिपोर्ट। तो आ गई कितनी हानियों की रिपोर्ट, 20 हानियों की रिपोर्ट, ठीक है। नियम 21 में दुर्घटना के कारण संपत्ति की हानि, तो ये होगी कितनी संपत्तियों की हानि हुई है, 21 संपत्तियों की हानियों का, ठीक है। फिर बराबर उत्तरदायित्व, बराबर उत्तरदायित्व का बराबर का मतलब 2-2, मतलब 2-2 अंक आ रहे हैं 22 में, इसलिए बराबर उत्तरदायित्व, ठीक है। तो हानियों के लिए उत्तरदायित्व किस में आ गया, नियम 22 में। नियम 23 में हानियों का अपलेखन, तो मैंने अभी आपको कमेंट बॉक्स में पूछा है कि अपलेखन का मतलब क्या होता है। अपलेखन का मतलब होता है आपके खारिज कर देना, ठीक है। एक तो संधारण का मतलब होता है रख रखाव, और अपलेखन का मतलब होता है आपके खारिज कर देना। तो नियम 23 में क्या आएगा, हानियों का अपलेखन मतलब खारिज कर देना, ठीक है। नियम 24 में यह है आपके वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति, क्योंकि वित्त विभाग ने, तो क्या नियम बनाने की शक्ति किस में आएगी, नियम 24 में। फिर क्या क्या शक्ति है भाई,
25 लेखा सेवा एवं मध्यस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य के उत्तरदायित्व किस में आते हैं? 25 में। तो 25 अधिकारियों की मैंने बात कर ली, ठीक है। फिर परिशिष्ट 4 में क्या आएंगे? 4 कर्तव्य दिए हैं, किनको दिए हैं? लेखा सेवा अधिकारियों के कर्तव्य, किसके? लेखा सेवा। तो परिशिष्ट 4 में क्या आएंगे? लेखा सेवा अधिकारियों के कर्तव्य। और परिशिष्ट 5 में आएंगे आपके अधीनस्थ लेखा सेवा का अधिकारियों के कर्तव्य। और आपके नियम 26 में आएंगे शक्तियों का प्रत्यानयन, यानी कि 26 शक्तियाँ। 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें।